नमस्कार सभी को। पिछले वीडियो में जो हमने अध्ययन किया था वो था सम्राट अशोक का धम्म। आज जो इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे वह है मौर्यों का शासन प्रबंध, अर्थात मौर्य सम्राटों ने अपने समय में कैसी शासन व्यवस्था स्थापित की थी, उसका प्रशासन कैसा था, उनका प्रशासन चलाने का क्या तरीका था, कैसे उन्होंने साम्राज्य को चलाया, जनसेवा के कार्य किए, प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की, उसके बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य का शासन प्रबंध। चंद्रगुप्त मौर्य एक पराक्रमी विजेता ही नहीं था, अब तो एक बहुत बड़ा कुशल प्रशासक भी था। उसके द्वारा स्थापित विशाल साम्राज्य इतने दीर्घकाल तक सुव्यवस्थित रह सका, इसका मूल कारण उसकी सुसंगठित एवं वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित शासन व्यवस्था मानी गई है। उसके शासन तंत्र की विस्तृत जानकारी हमें मुख्य रूप से कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उससे और मैक्सनीज की इंडिका और अशोक के अभिलेखों से प्राप्त होती है। बौद्ध एवं जैन ग्रंथों से भी हमें उपयोगी जानकारी मिलती है। तो मौर्य प्रशासन को दो भागों में विभाजित किया था मूल रूप से, एक था केंद्रीय शासन और एक नगरों का प्रबंध। तो सबसे पहले है केंद्रीय शासन। केंद्रीय प्रशासन का स्वरूप राजतंत्रात्मक था। राजा की समस्त शक्तियाँ व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्याय संबंधी राजा में ही नियत होती थी। राजा सर्वोच्च शक्ति था, परंतु राजा की इच्छा कानून नहीं हो सकती थी। राजा की शक्ति और निरंकुशता सीमित थी। राजा कानून का निर्माता न होकर कानून का रक्षक होता था। कानून का आधार वेद, स्मृति, सदाचार और शील था। विशिष्ट सूत्र में यह लिखा गया है कि राजा का कर्तव्य है कि वे जनपद, जाति और कुल के धर्मों पर ध्यान दें और चारों वर्णों को अपने अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए बाधित करें। धर्म के अतिरिक्त चाणक्य भी सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की निरंकुशता पर सबल नियंत्रण था। राजा की सहायता के लिए मंत्री और मंत्री परिषद भी होती थी। इस प्रकार केंद्रीय प्रशासन के दो प्रधान अंग थे, राजा और दूसरा था मंत्री परिषद। पहला है राजा। राजा संपूर्ण साम्राज्य का सर्वोच्च पदाधिकारी होता था। वह स्वयं सम्राट था, इसलिए कौटिल्य ने राजा को की योग्यता पर विशेष बल दिया। कौटिल्य के अनुसार राजा ऊंचे कुल का हो, उसमें दैवी बुद्धि और दैवी शक्ति हो, अति उत्साही हो, धार्मिक हो, सत्यवादी हो, परस्पर विरोधी बातों से परे हो, राजा सामंतों को वश में नहीं रखने वाला हो, दृढ़ बुद्धि, विनम्र और न्यायप्रिय हो। चाणक्य का कहना है कि राजा में इतनी व्यक्तिगत योग्यता इसलिए आवश्यक है कि प्रजा उसी का अनुगमन करती है। चंद्रगुप्त मौर्य में उपरोक्त सभी गुण विद्यमान थे। फिर है मंत्री परिषद। राजा की सहायता के लिए मंत्री परिषद भी थी। अशोक के अभिलेख में इसके लिए परिषद शब्द का प्रयोग किया गया है। मनु के अनुसार परिषद के सदस्यों की संख्या 12 होनी चाहिए, बृहस्पति के अनुसार 16 और कौटिल्य के अनुसार ये संख्या राज्य की आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए। डॉक्टर वीसी पांडे का मत है कि ऐसा प्रतीत होता है कि मंत्री परिषद का अधिवेशन दैनिक राज्य कार्यों के लिए नहीं होता था, पर आवश्यक कार्यों के संबंध में ही मंत्री परिषद की बैठक बुलाई जाती थी। अर्थशास्त्र से यह पता लगता है कि परिषद की मंत्रणा को गोपनीय रखा जाता था। परिषद में बहुमत के आधार पर निर्णय लिए जाते थे, परंतु राजा को बहुमत के विरुद्ध भी कार्य करने का अधिकार था। मंत्री परिषद के सदस्यों को 12,000 पर्ण वार्षिक वेतन मिलता था। प्रत्येक के अधीन 1 या 2 विभाग होते थे, परंतु उस युग में मंत्री परिषद के सदस्यों में संयुक्त उत्तरदायित्व का सिद्धांत लागू न था। फिर है मंत्रिण। राज्य के दैनिक कार्यों के लिए राजा कुछ मंत्री नियुक्त करता था। इन्हें मंत्रिण भी कहा जाता था। इनकी नियुक्ति सभी प्रकार की जांच करने के बाद ही की जाती थी और इन्हें 48,000 पर्ण वार्षिक वेतन दिया जाता था। इससे स्पष्ट है कि इनका पद मंत्री परिषद के सदस्यों से ऊंचा था। इन्हीं के परामर्श से राजा शासन चलाता था। किसी भी काम को करने के लिए राजा उनसे सलाह लेता था। ये वस्तुतः यही राजा के मुख्य मंत्रणादाता और सहायक होते थे। इसके अतिरिक्त मंत्री परिषद के अन्य पदाधिकारी भी होते थे। जैसे कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 18 मंत्रियों का उल्लेख किया गया है, जिसमें मंत्री और पुरोहित इन दोनों पदों पर चाणक्य
ही सुशोभित रहा होगा। दूसरा था समाहर्ता, तीसरा सन्निधाता जो राज्य कोष का मुख्य अधिकारी था, चौथा सेनापति, पांचवा युवराज, छठा प्रदेश या न्यायाधीश जिसको बोलते थे, सातवां नायक सेना का मुख्य संचालन करता, आठवां व्यवहारिक न्यायाधीश जो दीवानी मामले देखता था, नौवां कारमांतिक कारखानों का संचालन करता, 10वां मंत्री परिषद अध्यक्ष, 11वां दंडपाल जो पुलिस मंत्री था, 12वां अंतपाल सीमा का मंत्री, 13 दुर्गपाल रक्षा मंत्री, 14वां नागरिक अर्थात नगर का शासन अधिकारी, 15वां प्रशासता राज्य की आज्ञाओं से संबंधित मंत्री, 16 द्वारक राजद्वार का प्रधान रक्षक और 17वां आंतरवर्षिक अंगरक्षक और प्रधान और 18 आटविक जंगल विभाग का अध्यक्ष। इन्हें 18 तीर्थ भी कहा जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि उपयुक्त मुख्य अधिकारी ही मंत्री परिषद के सभी सदस्य रहे होंगे और इन्हीं में से मंत्री भी नियुक्त किए जाते थे। राज्य के उच्च पदाधिकारियों के लिए अमात्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। स्ट्रैबो ने लिखा है कि इन्हीं व्यक्तियों के हाथ में राज्य के पद, न्यायालय तथा संपूर्ण शासन रहता था। फिर है प्रांतीय अध्यक्ष या प्रांतीय शासन व्यवस्था। चंद्रगुप्त मौर्य के विस्तृत साम्राज्य और उस युग की गमनागमन तथा संपर्क व्यवस्था को देखते हुए अनुमान लगाया जा सकता है कि शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए साम्राज्य प्रांतों में विभाजित रहा होगा। परंतु चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कितने प्रांत रहे होंगे इसको निश्चित जानकारी हमें नहीं मिलती। अशोक के समय में मौर्य साम्राज्य अग्र 5 प्रांतों में विभाजित था जो जिनकी जानकारी हमें मिलती है। पहला जो प्रांत है वो था उत्तरापथ, उत्तर पश्चिमी प्रांत। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। इसमें कंबोज, गांधार, कश्मीर, अफगानिस्तान और पंजाब आदि क्षेत्र सम्मिलित था। दूसरा प्रांत था प्राच्य अथवा मध्य प्रदेश। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल सम्मिलित थे। तीसरा प्रांत था अवनति राष्ट्र, पश्चिमी प्रांत। इसकी राजधानी उज्जैनी थी। इसमें गुजरात, काठियावाड़, मालवा, राजपूताना आदि प्रदेश सम्मिलित थे। चौथा था कलिंग। इसकी राजधानी तौसाली थी। और पांचवा था दक्षिणापथ, दक्षिण प्रांत। इसकी राजधानी स्वर्णगिरी थी। इसमें विंध्याचल व दक्षिण का भूभाग सम्मिलित था। चंद्रगुप्त मौर्य काल में प्रथम 3 प्रांत तो निश्चित रूप से रहे होंगे, परंतु अंतिम 2 के बारे में मतभेद है। वैसे बहुत से विद्वानों का मानना है कि दक्षिण प्रांत भी रहा होगा और कलिंग के बारे में शंका है। इन प्रांतों को भी शासन संबंधी सुविधा की दृष्टि से उपविभागों में बांटा गया था। ये विभाग इस प्रकार थे जैसे जनपद, स्थानीय जो 800 गांवों का समूह होता था, द्रोणमुख 400 गांवों का समूह, खारवाटिक 200 गांवों का समूह और संग्रम 100 गांवों का समूह और अंत में होता था गांव। अर्थात शासन की मूल इकाई गांव थी। दूसरे शब्दों में प्रांत जनपदों में, जनपद स्थानीयों में, स्थानीय द्रोणमुखों में और द्रोणमुख खारवटिकों में और खारवटिक संग्रण और संग्रण गांवों में बटे हुए थे। इस प्रकार ये शासन का क्रम था। प्रांत का सबसे सर्वोच्च अधिकारी जो होता था वो कुमार महामात्र या वायसराय कहलाता था। सामान्यतः किसी राजवंशीय व्यक्ति को ही इस पद पर नियुक्त किया जाता था। इसका मुख्य कार्य अपने प्रांत में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखना तथा आवश्यकता पड़ने पर सम्राट की सहायता के लिए पहुंचना इत्यादि थे। कुमार महामात्यों की सहायता के लिए ही महामात्य तथा अनेक अधिकारी तथा कर्मचारी होते थे। कुमार महामात्य को परामर्श देने के लिए जनता के प्रतिनिधि भी होते थे। जनपद का सर्वोच्च अधिकारी समाहर्ता कहलाता था। जनपदों में सभाएं भी होती थी जो जनपद कहलाती थी। शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी और ग्राम का मुखिया ग्रामिक कहलाता था जो गांव के बड़े बूढ़ों द्वारा चुना जाता था। वह ग्राम सभा की सहायता से गांव का शासन चलाता था। ग्राम के रीति रिवाज राज्य के लिए मान्य होते थे। गांव को अपने आंतरिक शासन की पर्याप्त स्वतंत्रता थी। इस प्रकार ये केंद्रीय और प्रांतीय प्रशासन मौर्य प्रशासन में था।